बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ना बाबर आजम हैं, ना मोहम्मद रिजवान हैं, स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम, बिस्मिल्लाह करें। आधा पाकिस्तान आपके साथ है, क्योंकि जो बाकी का आधा पाकिस्तान है वो इस टाइम नाराज होकर बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस टीम में नहीं है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वाड सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि वो फिट हो गए हैं। हारिस रऊफ, हसन अली पे ट्रस्ट किया गया है, एंड व्हाई नॉट। हसन नवाज, हुसैन तलत, अभी आगे जाके बात करते हैं इस वीडियो में। खुशदिल शाह मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज जो शादाब खान की जगह आए थे, वसीम जूनियर वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक, बड़ी खुशी हुई आपका नाम देख के। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, बड़े लोग कह रहे थे जी मिर्जा को लेके आओ, आ गया सलमान मिर्जा आपकी मेन टीम में। आगे जाके डेफिनेटली बात करते हैं। शहीन शाह आफरीदी एंड सुफियान मुकीम। इस स्क्वाड में अगर दो नाम मैं मिस कर रहा हूं, वो वाले नहीं, जो मैं दो नाम मिस कर रहा हूं, एक इरफान खान नियाजी, शायद हुसैन तलत की जगह। उन्होंने वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, T20 में उस तरह से समझ नहीं आ रही। दूसरा नाम अब्बास अफरीदी अगर इस स्क्वाड में होता तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तगड़ा स्क्वाड हो जाता। सबसे पहले तो भाई मैं एप्रिशिएट करता हूं सलमान अली आगा को, आकिब जावेद को, माइक हेसन को, जिन्होंने ये मुश्किल डिसीजन लिए। सारी बातें साइड पे रख के अगर हम रियलिस्टिक बात करें, कभी भी आसान नहीं था इतने बड़े इवेंट में आप अपने एक सीनियर बैटर को ड्रॉप करते, जिसके बारे में डेफिनेटली ये बात हुई होगी कि यार बड़े मैच में अगर हम फंसे तो एक बंदा हमें चाहिए जो अपने ऊपर प्रेशर ले। फिर किसी ने उठ के कहा होगा कि आज तक तो प्रेशर लिया नहीं, तो आगे कहां पे प्रेशर लेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर ड्रॉप रहने दो। तो आपके पास सैंपल साइज मौजूद नहीं था, आपके पास डेटा मौजूद नहीं था, आपके पास इंपैक्ट वाली इनिंग्स मौजूद नहीं थी। जहां पे पाकिस्तान टीम को संभालना था उसकी एग्जाम्पल्स आपके पास नहीं मौजूद थी। मेरे बाबर आजम के फैंस, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉसिबल नहीं था। मुझे भी बड़ी तकलीफ है इस चीज की कि आपने एक लड़के पे इतना इन्वेस्ट किया, बट नहीं उसके अंदर वो T20 की बात यार। और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी बड़ा इवेंट आता है उससे पहले आप अपने सीनियर लड़कों को वापस ले आते हो, या ऐसे लड़कों को वापस ले आते हो जो कभी हमारे प्लान्स में ही नहीं थे पिछले कुछ महीने में। तो ये काफी एक अच्छा डिसीजन है। अगर बाबर या रिजवान या इन दोनों में से कोई एक भी वापस आ जाता ना, तो ये दोनों पार्टियों के साथ ज्यादती थी, बाबर और रिजवान के साथ भी और इस यंग टीम के साथ भी। क्योंकि इनको बताया गया था कि आप टीम में होंगे, उनको बताया गया था कि आप प्लान्स में नहीं है। तो अगर वो आ जाते तो सारी टीम ऊपर नीचे हो जाती। तो पाकिस्तान की टीम को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। कैप्टन सलमान अली आगा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। मतलब पाकिस्तान में इस टाइम जो हमारी क्रिकेट है वो बहुत। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक बाबर और रिजवान को नहीं चुना गया एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ में। इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी अवाम में हलचल मची है। तो देखेंगे इनके रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम के भी साथ में। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। कम लोग देख रहे हैं, मतलब मैं 24/7 क्रिकेट के बारे में सोचता हूं, मेरा क्रिकेट का काम है, तो मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूं कि इस टाइम जो लोगों का इंटरेस्ट है ना वो क्रिकेट में इतना ज्यादा नहीं है, फॉर ऑब्वियस रिजल्ट्स जो पाकिस्तान ने पिछले 1-2 साल में प्रोड्यूस किए हैं, अफगानिस्तान, यूएसए, जिम्बाब्वे, आयरलैंड वगैरह वगैरह। एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जब आपकी क्रिकेट रिवाइव होती है, आपकी क्रिकेट उठती है, सारे फैंस जो नाराज हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं।
और आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस टाइम नाराज है ना, ये सारे पाकिस्तान टीम के पीछे खड़े हो जाएंगे अगर पाकिस्तान टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेल दी। तो सलमान अली आगा का एक तो ऑपोजिशंस के साथ मुकाबला है, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एक तो इन सब के साथ मुकाबला है, और फिर अपने बाकी के आधे पाकिस्तान के साथ मुकाबला है कि यार इनको भी अपने साथ मिलाना है। और किस्मत बड़े कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने ना चाहने वालों को, यानी कि आप अपने हेटर्स को तब्दील करें उन लोगों में जो आपको मोहब्बत करना जानते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम ऐसी क्रिकेट खेले एशिया कप में कि ये सारे साथ आके खड़े हो जाएं पाकिस्तान टीम के। अभी बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में लोगों की, आई एम श्योर कि करोड़ों में होंगे, मतलब कोई 1-2 करोड़ तो होंगे डेफिनेटली, जो इस टीम को बैक करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी लॉजिक्स हैं, उनकी अपनी दुनिया है, वो अपने हिसाब से अलहदा चलते हैं कि हमारे फेवरेट प्लेयर नहीं है तो हम टीम को बैक नहीं करेंगे। अबरार अहमद आपको इस टीम में दोस्तों, तो पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ऊपर देखिए आप। और क्या आपको लगता है कि स्क्वाड में बाबर आजम और रिजवान को होना चाहिए था जिस तरह की टीम घोषित की गई है? क्या आप इससे सहमत हो? अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो पाकिस्तान टीम में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। नजर आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो पाकिस्तान ने ट्रांजिशन सीरीज खेलनी है, और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करेगा, और आईसीसी आपको 15 का स्क्वाड अलाउ करती है, लेकिन आकिब जवेद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑफिशियली हमें 17 प्लेयर अलाउ कर रही थी। चलो, ये एक डिफरेंट डिबेट हो सकती है कि शायद आपको फिर भी 15 का ही अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ने अपने दिमाग में ना प्लेइंग 11 बनाई हो कि यार ये हमारी प्रायोरिटी होगी टीम ट्राई सीरीज में। यानी सीधे लफ्जों में, आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो सलमान मिर्जा प्रोबेबली आप ट्राई कर सकते हैं, इवन वसीम जूनियर भी वापस आ रहे हैं। तो जो ये 2 लड़के जिनका सैंपल साइज थोड़ा सा आपके पास कम है और माइक हैसन इनको अपने सामने देखना चाह रहे हैं, आप अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट ट्राई सीरीज में ये वाली टीम खिलाएं। फिर आपकी ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी जो सबसे सीनियर टीम है बॉलिंग के हवाले से बात कर रहा हूं, यानी शाहीन हो गया, हारिस राउफ हो गया, हसन अली हो गया, नसीम शाह नहीं है, और उनका भी नाम ना देख के दुख होता है। T20 में खैर वो ड्रॉप थे, लेकिन इतना यंग लड़का अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी, जीरो फिटनेस, जीरो पेस, मतलब करते हैं नसीम पे भी अभी बात। मौका होगा पाकिस्तान के इस सीनियर बॉलिंग अटैक के पास कि वो एक दफा दोबारा से वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करे। स्पेशली शहीन शाह आफरीदी के लिए ये एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहीन शाह आफरीदी के साथ ना जबरदस्ती नाम जोड़ने की कोशिश कर रहे थे हमारे कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट फॉलोअर्स कि यार अगर बाबर रिजवान ड्रॉप है ना तो देखना शाहीन भी ड्रॉप होगा, यार फजूल में शाहीन ड्रॉप होगा। शाहीन कहां से ड्रॉप हो गया? मतलब मैं मानता हूं कि शाहीन के डेथ ओवर्स के मसले हैं, लेकिन शहीन शाह आफरीदी को आप ऐसे बाहर नहीं काट सकते भाई। मतलब उसकी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज हैं और आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। वो बाकी तो नालायक है ना जिनको आपने ड्रॉप किया है, उनकी तो इम्पैक्ट वाली इनिंग्स ही नहीं है। शहीन के इम्पैक्ट वाले स्पेल हैं। शहीन ने अपने अर्ली ऑन स्पेल की वजह से पाकिस्तान को मैच जितवाए हुए हैं, और यही दुबई था, यही एशिया कप था जिसमें शहीन ने ऊपर से इंडिया का बैटिंग ऑर्डर फारिग करके आपको मैच में इन करवाया था। असल में वहां से आप मैच टर्न आपने किया है, वरना इंडिया की बैटिंग जितनी तगड़ी है, इनको तो T20 में 200 का टारगेट मिल जाए ये चेज कर सकते हैं। तो आपने बकायदा इनको आउट करना होता है ताकि आपका चांस गेम में थोड़ा ज्यादा है। तो शहीन शाह अफरीदी वॉज द मेन प्लेयर, लेकिन ऑब्वियसली हम क्रेडिट नहीं ले रहे बाबर रिजवान से जिन्होंने चेज किया और पाकिस्तान का एक भी आउट नहीं था, लेकिन शहीन शाह अफरीदी वॉज द रियल इम्पैक्ट इन दैट मैच। सो आई होप के इस टूर्नामेंट में शहीन अपने आप को एक्सप्रेस करे और जितनी जान है वो लगा दे। मतलब 145-150 वाला पेस काश हमें देखने को मिल जाए। इतनी तगड़ी रिकवरी अपनी वो करे, बिल्कुल रिलैक्स हो, और ये होता भी है। मुझे याद है 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2009 का T20 वर्ल्ड कप, उमर गुल वाज बॉलिंग 92, 93, 94। उसके अलावा उमर गुल इतना तेज बॉल नहीं करता था। 84, 83 पे एवरेज करता था, कभी कभी 86, 87 भी कर लेता था। लेकिन 2007 के T20 वर्ल्ड कप में और 2009 के T20 वर्ल्ड कप में ही वाज बॉलिंग 90+। तो आपकी रिकवरी कभी कभी इतनी अच्छी होती है, आप अपनी बॉडी का इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं कि बड़े इवेंट से पहले मैंने पूरी जान मारनी है। शहीन शाह अफरीदी को
अपना वो एक जो खोया हुआ मुकाम उनका भी काइंड ऑफ थोड़ा सा है, जब लोग उन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे। मतलब शुरू में अगर पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग भी कर ली है तो आखिर में डेथ ओवर्स में शाहीन को अपने ऊपर प्रेशर लेना पड़ेगा बीइंग ए सीनियर बॉलर। और हसन अली, मुझे पता है आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज में महंगे चले गए थे, लेकिन हसन अली बहुत परफॉर्म करके वापस आया है, अपनी पीक की फिटनेस पे इस टाइम मौजूद है एंड आई एम श्योर ये अच्छा ही करेंगे। हारिस रऊफ के पाकिस्तान में बड़े लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन हारिस रऊफ का मुतबादिल अगर आप लोगों के पास है तो भाई मुझे बता दो, क्योंकि हारिस रऊफ एक तो पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है। चलो मैं ये बात भी साइड पे कर देता हूं, आपके पास प्लेइंग 11 में एक बॉलर ऐसा होना चाहिए जो 150 को टच करने का स्किल जिसके अंदर हो, जो एवरेज 144, 145, 146, 147 करता हो। वो कौन है? वो हारिस रऊफ है। अगर तो आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर जरा चुप होकर बैठ जाएं। मैं मानता हूं एट टाइम्स वो महंगे जाते हैं, लेकिन हारिस रऊफ महंगे होने के बावजूद भी टीम से बैठ नहीं जाता T20 में। ही इज मेड फॉर T20, ये बात समझ जाओ। तो हारिस रऊफ को कुट पड़ना जस्टिफाई है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हारिस रऊफ थोड़ी सी मार खाए, क्योंकि वो विकेट टेकर है। हम चाहते हैं कि बैटर्स आगे T20 में उसको चार्ज करें, वो चार्ज करेंगे तो विकेट का चांस निकलेगा। और अगर आप T20 में चांस नहीं लोगे तो किस फॉर्मेट में चांस लोगे भाई? किस फॉर्मेट में चांस लोगे? तो T20 में आपको चांस लेना है, घबराते नहीं है T20 में। ठीक हो गया। फखर जमान इस स्क्वाड में मुझे वापस नजर आ रहे हैं, सो वेलकम बैक फखर जमान। मैं मानता हूं फखर जमान की T20 में उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं है जैसे उनकी ओडीआई क्रिकेट में है, लेकिन फखर जमान खेलता है अपने इम्पैक्ट के ऊपर। ये पिछले 5 साल में व्हाइट बॉल में अगर कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपैक्ट वाला प्लेयर है तो वो फखर जमान है, और इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। क्यों? फखर वो बल्लेबाज है, मतलब हमसे पिछली जनरेशन में जब शाहिद अफरीदी बैटिंग करने आते थे ना, हालांकि ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर हैं। शाहिद अफरीदी तो आते साथ ही चार्ज करना पसंद करते थे, लेकिन फखर को थोड़ा सा टाइम लेके खेलना पसंद है। और जब फखर की लगती हैं तो क्या ही मिचेल स्टार्क और क्या ही पैट कमिंस, फिर उसकी अच्छी खासी लगती हैं, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता जब तक वो खुद ना आउट होकर चला जाए। तो फखर जमान एक वो इंपैक्ट वाला प्लेयर है कि जब वो बैटिंग करने आता है ना तो ऑपोजिशन थोड़ी एक्टिव हो जाती है कि यार ये एक बंदा है जो मैच साइड पे लेके जा सकता है, और वो लेके भी जाता रहा माजी में। तो फखर जमान का वापस आना, आई होप कि पाकिस्तान टीम अपना बैटिंग ऑर्डर ना छेड़े। आपको T20 का बैटिंग ऑर्डर मैं बता देता हूं। फखर बैठेगा बेंच पे पहले मैच में, एक एग्जांपल दे रहा हूं। फखर सिर्फ तब टीम में आना चाहिए जब अल्लाह ना करे फरहान या साइम अयूब बाहर बैठे में, इनमें से जब कोई एक बाहर जाएगा फखर उसकी जगह टीम में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम ये गलती नहीं करे कि फखर जमान 1 डाउन बैटिंग कर रहा है। फखर के 1 डाउन बैटिंग करने की वजह से आपको वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान याद होगा, हम यही यहां पे बात कर रहे थे कि फखर जब 1 डाउन बैटिंग करता है आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर हिल जाता है, सबको अपना नंबर एक एक नीचे करना पड़ता है। फखर 1 डाउन आ गया, लेकिन किस चीज की कॉस्ट के ऊपर? जरा इसका मुआवजा कर लिया करो, क्योंकि आगा को अपना नंबर मजीद नीचे नहीं करना, हसन नवाज को या हारिस को अपना एक एक नंबर नीचे नहीं करना। फरहान और साइम आपके ओपनर आ गए, 1 डाउन आपका हारिस आ गया, चौथे पे कभी आगा आ गया कभी हसन नवाज आ गया, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने कितने ओवर खेले में हैं। ये आपके 4 फिक्स होने चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन कोई बहुत ही 18 ओवरों में पाकिस्तान का एक आधा आउट है, फिर तो आप पूरा बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर सकते हैं। फिर तो आप किसी भी एक पावर हिटर टाइप को ऊपर भेज सकते हैं कि यार तेरे छक्के लगे हैं पिछले मैच में, तो जाकर छक्के छुक्के लगा, तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है। तो फखर के वापस आने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अबरार अहमद भी इस स्क्वाड में हैं और सुफियान मुकीम भी इस स्क्वाड में हैं। शारजा की जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज होगी उसमें डेफिनेटली आपको ये दोनों प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे। दुबई में डिपेंड करता है कि कैसी पिच्छें होती हैं। दुबई में मैंने बहुत क्रिकेट कवर की है, मतलब हमारी पाकिस्तान की होम सीरीज एक जमाने में यूएई में होती थी, तो मैंने तो अपना करियर ही यूएई से शुरू किया है 2015-16 में। तो 2015-16 से लेके आपकी जितनी क्रिकेट थी वो सारी मैंने यूएई में देखी है, मतलब इतनी मैंने उस पिच की कंडीशन देखी है। सो दुबई और शारजा के पिच का ना कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। आप ऐसा कह लो कि आप 2 डिफरेंट मुल्कों में खेल रहे हो। दुबई टोटल डिफरेंट कंडीशन है और शारजा फुल स्पिन ट्रैक है। शारजा की टिपिकल वो पुरानी मट्टी, शारजा की एक हिस्ट्री है कि ये पिच ऐसे बिहेव करता है, स्पेशली अंडर द लाइट्स बड़ा शाइनी हो जाता है वो विकेट। और जो दुबई है दुनिया का वन ऑफ द न्यूएस्ट स्टेडियम्स, बिल्कुल ताजा ताजा, मेरा ख्याल है 2008-9 में वो बना ना, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी 2009 में, और इट्स लाइक अ 7 स्टार होटल।
आप दुबई स्टेडियम के अंदर कभी जाए ना, वो 7 स्टार होटल है, वो स्टेडियम लगता ही नहीं है। हमें तो बदनसीबी है पाकिस्तानियों को, यहाँ पे ऐसे स्टेडियम देखने को नहीं मिलते। काफी लोगों ने दुबई के स्टैंड में बैठ के मैच देखा होगा। मैं बात कर रहा हूँ मीडिया बॉक्स की, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की, ड्रेसिंग रूम की, मतलब उसके वीवीआईपी रूम। दुबई स्टेडियम की क्या ही बात है। अगर मैं उसके पिच पे वापस आऊं, बल्ले पे ठीक ठाक अच्छा बॉल आता है। और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपने स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि वो साल के किस हिस्से में वो टूर्नामेंट हो रहा था, वो एक बिल्कुल अलहदा साइड पे आप चले जाते हो। मौसम बिल्कुल चेंज था क्योंकि अभी दुबई की गर्मी अपनी पीक पे है, और जब गर्मी अपनी पीक पे होती है तो पिच बिल्कुल ड्राई होता है, और जब ड्राई पिच होता है तो स्पिनर को वहां पे हेल्प मिलती है, बॉल वहां पे अच्छा स्पिनर का पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो लो बाउंस आपको इतना ज्यादा नहीं दिखता, आपके बल्ले पे अच्छा बॉल आता है, यानी दुबई में अच्छे रन लगते हैं। अगर आपने T20 में 160, 170, 180 कर दी है तो आप बड़ा अच्छा मैच फंसाते हो। अभी जैसे यार ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की कितनी अच्छी सीरीज हो रही है। मेरा ख्याल है पिछले मैच में 172 फंसता हुआ चेज हुआ है। तो मुझे तो वैसे T20 बहुत पसंद है जहां पे 160, 70, 80 फंस के हो। तो जब टूर्नामेंट थोड़ा पास आएगा, हम कंडीशंस देख के बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की कि कौन से दो स्पिनर आपकी टीम में आ सकते हैं, और शायद एक मेन स्पिनर आए, लेकिन ये टाइम बताएगा, इट्स टू अर्ली। लेकिन शारजा में आपको आपके दोनों स्पिनर एक प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे। आई होप, मैं दुआ करता हूं कि ये जो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पे डिपेंड पाकिस्तान टीम ने किया है, ये इन्होंने सीखा हो कि यार ये चीज हमारे लिए काम नहीं कर रही। और जो गलती रिजवान ने की है माइक हेसन की बात मान के, मेरा सलमान अली आगा या उन लड़कों को जिनसे माइक हेसन मशवरा करते हैं, या आई एम श्योर अभी पाकिस्तान टीम का कोई वाइस कप्तान तो इन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो पता नहीं कौन है पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान। लेकिन मैंने टीवी पे ये देखा है कि जब भी सलमान अली आगा को कोई मशवरा चाहिए होता है तो वो मोहम्मद हारिस के पास जाता है, और मोहम्मद हारिस ने अमर्जिंग एशिया कप वगैरह में पाकिस्तान की कप्तानी की हुई है। तो टीवी पे देख के तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है उसमें मोहम्मद हारिस इन्वॉल्व है। तो जो लड़के पाकिस्तान के थिंक टैंक में इन्वॉल्व हैं, इनको माइक हेसन को ये बात समझानी पड़ेगी कि यार ये चीज फ्रेंचाइज क्रिकेट में शायद कहीं पे चल जाए, लेकिन पाकिस्तान में आपको पूरी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लड़के ना मेंटली इतने ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आप साइम अयूब से ये तवक्को करेंगे कि वो वनडे में 8-8 ओवर कराए, T20 में हर मैच में 4-4 ओवर कराए, और उसमें अगर किसी को मार पड़ गई तो बैटिंग में डेफिनेटली उनका इफेक्ट आएगा। तो जिसका काम उसी को साझे, आपको अपनी पूरी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। और सलमान अली आगा या साइम अयूब, इनकी बॉलिंग करने से हमें मसला नहीं है, लेकिन ये आपके T20 में कोई शायद 5वीं या 6ठी ऑप्शन होनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने 2 ओवर कर लिए हैं तो बीच में आके आपने इनको भी चेक कर लिया, एक आधा ओवर निकाल लिया। कोई अगर ऑन द डे आपका मेन बॉलर, उसका पहला ओवर बड़ा महंगा चला गया तो आपने उसकी जगह एक आधा ओवर करा दिया। इनको आके चिप इन करना, इनको आके मेन बॉलर का किरदार अदा नहीं करना। हसन नवाज भी स्क्वाड में मौजूद हैं, और क्या अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा बैटर दिया है जो कि एक अजूबा ही है। मतलब समझ नहीं आ रहा वो हमें हसन नवाज का करियर। यही हम बैठे होते थे इसी कुर्सी पे, पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई हुई थी, और मैं तब भी, आपको याद होगा हम क्या वर्ड यूज करते थे कि हसन नवाज के बारे में ना कुछ समझ नहीं आ रही, या तो 0 है या तो 100 है। लेकिन जब उसने 100 लगा दिया ना तो उसको लाइफ लाइन मिल गई कि यार चलो अब इसको ड्रॉप करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 100 है यार। जितनी मर्जी छोटी ग्राउंड थी, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 होता है, और हिट लग रहे थे उसके अच्छे खासे। तो हसन नवाज ने उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में, देखो अल्लाह ताला ने जब आपको कामयाबी देनी होती है ना तो किस्मत आपको एग्जैक्टली वहीं पे ले जाती है जहां पे आपके नाम पे इज्जत लिखी होती है। वहां हम क्या बात कर रहे थे कि हसन नवाज के साथ ज्यादती हो रही है, उसको ओपनिंग नहीं करा रहे, उसको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा रहे हैं। उसके हक में इज्जत मिडिल ऑर्डर में लिखी हुई थी। क्रेडिट जाता है साउथ शकील को इस चीज का, जो कोयटा के कप्तान थे। तो हसन नवाज वहां से मिडिल ऑर्डर में सेट हुआ, और फिर पाकिस्तान टीम में उसकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। इवन वनडे में भी वो जिस तरह आके अपने ऊपर प्रेशर ले रहा है और गेम खत्म करके बाहर आ रहा है। मेरी दिल से दुआ है कि इंडिया वाला मैच इंशाल्लाह 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 जो हमने जीतना है, ठीक है, और दोनों इंशाल्लाह, एक तो लाजमी जीते, कोई भी फिनिश करे, सारे ही अपने लड़के हैं। लेकिन हसन नवाज उस मैच में अगर चल गया तो भाई पाकिस्तान में एक इंडिया वाला मैच होता है कि जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेगा वो आने वाले कुछ साल तक आपका हीरो होता है। वो सब के लिए उस दिन एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आओ और हीरो बन जाओ पूरे कंट्री के सामने। उसमें अगर आप प्रेशर ले लें अपने ऊपर तो कोई आपको याद भी नहीं रखता। जिन्होंने प्रेशर लिए वो आज टीम में नहीं है, जो शेल में जाते थे वो टीम में नहीं है। इनमें से अगर कोई पाकिस्तान